एक बिल्कुल सच-सच बात अगर मैं आपको बता दूँ ना, तो आज के स्मैकडाउन से ढेले भर का भी कुछ बहुत मेजर ऐसा कांड हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्मैकडाउन को अपनी वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो पर भी अगर सुन लोगे ना, तो बोलोगे भाई क्या जबरदस्त शो था। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के बारे में एंड यस जॉन सीना के बारे में भी। स्मैकडाउन बहुत ज्यादा स्पेशल थी क्योंकि इनका यूरोप वाला जो टूर है वो शुरू हो चुका है और भाई बार्सिलोना से आज जो स्मैकडाउन हुई है, ये पहली बार स्मैकडाउन का एपिसोड था बार्सिलोना से। वो ग्राफिक भी दिखा रहे थे कि नाइन्थ नंबर पे ये सिटी है जिसको सबसे ज्यादा वर्ल्ड में विजिट किया जाता है। और क्या एनर्जी आज हमने क्राउड की तरफ से देखी है। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग में हमने देखा एल नाइट जब आते हैं ना, उनके जो एल ए नाइट ये उस वाली चीज के ऊपर जो रिएक्शन आता है, मतलब ऐसा था कि कुछ भी तुम वहां पे बोल दोगे और अगर लोग उस चीज से रिलेट थोड़ा भी कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करेंगे। एक जैसे फुटबॉल मैच के अंदर वाइब आती है वैसा आपको दिख जाएगा, क्योंकि उन कंट्रीज के अंदर आपको पता है जो फुटबॉल है वैसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो भाई वो शुरू में ही मतलब हर एक चीज शो पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होगी और यहीं से स्टार्ट भी हो जाता है, जहां पे एलनाइट बोलते हैं कि बहुत टाइम तो उन्होंने लगा दिया था कि वो दोबारा से यूएस चैंपियन बने, लेकिन अब वो यूएस चैंपियन बन चुके हैं। इतने में आके उनको जिमी ऊसो इंटरप्ट करते हैं। भाई जिमी ऊसो ने आज क्या ब्लंडर मार दिया यार। जिमी ऊसो कहते हैं कि ठीक है बहुत हो गई बकलोलियां, अब मेरे को यूएस टाइटल के लिए चैलेंज करना है अपनी इस रोड टू रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन उसको वो यूएस टैग टाइटल बोल देते हैं। तो शायद वो टैग टीम डिवीजन में रहने की उनको इतनी आदत हो गई है, अब यहां से लोग उनको लपेट देंगे। भाई मैं पहले बता रहा हूं कि अरे तू बंदा बिलोंग ही टैग टीम टाइटल डिवीजन में करता है, तू कहां पे ये मेन इवेंट ये मिड कार्ड सीन के अंदर या फिर यूएस चैंपियनशिप के सीन में आ रहा है। इसके बाद सोलो सिकोआ भी आके जो इनको इंटरप्ट करते हैं, कहते हैं भाई तू तो सबसे बड़ा फेलियर है, लेकिन जिमी उसे जवाब देता है भाई सबसे बड़ा फेलियर तो हाँ मेरा ये है कि मैंने तेरे पर ट्रस्ट किया, और दूसरा ये कि तू जो उला फाला वाली माला है वो हार चुका है, तो तेरे अंदर कुछ बचा नहीं है। और एक चीज आप नोटिस करना है यहाँ पे सोलो सिकोआ की एंट्रेंस पर ही जेकब फाटू एंड टामा टोंगा आ जाते हैं। तो मुझे वो थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि ये वीक बाय वीक कोई प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा दिख रहा था कि भैया जेकब फाटू तो शायद बिल्कुल ही अलग बंदा जा चुका है, तो वैसा आज उन्होंने उसके फॉलो अप में हमको दिखाया नहीं है, तो वो थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल गया, सोलो सिकोआ के प्रोमो के टाइम पे उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। वो बोलते हैं व्हाई डोंट यू डू मी अ फेवर बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से वो ऑलमोस्ट एफ वाला जो वर्ड है वो निकल गया था। तो वहाँ पे एकदम से कमेंट्री वालों का भी रिएक्शन आता, जिमी ऊसो ने भी इंस्टेंट उसके ऊपर रिएक्ट किया था। तो ये लग रहा है क्राउड की एनर्जी देख के थोड़े से मतलब सुपरस्टार्स भी बौखला से गए। बट इसके बाद जो ब्लड लाइन की मारामारी है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन सेव करने के लिए आते हैं और जरा उस टाइम पर रिएक्शन देखना, जब ब्रॉन स्ट्रोमैन सबको लपेट रहे थे, इनके बीच में मारामारी चली थी, आपको लगेगा कि ये रेसलमेनिया के नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए फ्यूड का मामला चल रहा है क्या, जिस तरीके से लोग उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं है, मैं मतलब कई बार तो ऐसा लगता है क्राउड काफी हर किसी को रिएक्शन दे रहा है, वैसा वाला सीन मैं इसको बोलूंगा नहीं, क्योंकि लिटरली वो क्राउड की एनर्जी से आपको जो समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होता है वो भी स्पेशल और इंपॉर्टेंट फील होने लग जाता है। और इसीलिए कहता है डब्ल्यूडब्ल्यू में क्राउड वर्क जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निक ऑल्डेस आते हैं और निक ऑल्डेस ने आके फिर जो 6 मैन वाला टैग टीम मैच है उसको अनाउंस कर दिया। अब ये मैच चल रहा था, तो देखो मैच के स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा लगेगा कि ये मैच का एंडिंग मोमेंट आ चुका है क्या, क्योंकि लास्ट में जाके इतना रिएक्शन होता है। वो ब्रॉन स्ट्रोमैन की एक्सप्रेस चलने वाला मोमेंट वो सब कुछ आपको दिखेगा। एंड में पावर स्लैम के साथ वो मैच जीत जाते हैं, लेकिन मैच खत्म होते ही जैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन सेलिब्रेट कर रहे थे, सोलो सिकोआ ने मार दी उनको स्पाइक। तो ये अभी भी यहां से जो पंगा है वो उसको ऐसे दिखा रहे हैं, बाकी लड़ते भिड़ते बाकी सब लोग इधर उधर हो गए और एंड में ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड जेकब फाटू ही बचते हैं। और आज जेकब फाटू ने अच्छी तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमैन की बैंड भी बजाई है। तो मतलब कि ये जो स्टोरी लाइन है इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी रेसलमेनिया के लिए क्या होगा, जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ, या फिर ये जेकब फाटू एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच कुछ पका सकते हैं। मतलब आप ऐसा मान लो कि स्पेकुलेशन या रूमर्स तो दोनों के अराउंड ही चल रहे हैं, तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू यहां से इसको कैसे लेके जाती है। बट एक चीज देखना आप कि जब जा रहे थे ना जेकब फाटू, तो वो सोलो सिकोआ के साथ नहीं जा रहे थे, वो वापस आते एक बार फिर से उन्होंने बैरिकेड के ऊपर फोड़ा, जो कि मुझे लगा कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा फोड़ दिया उस वाले मूवमेंट को, उस वाले मूव को एग्जीक्यूट करने के अंदर। बट जो भी है, लेकिन जाते जाते फिर सोलो सिकोआ अलग था और जेकब फाटू तो टामा टोंगा के साथ अलग ही जा रहा है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि दिखा भी नहीं रहे और दिखा भी रहे हैं, तो थोड़ा अभी जो मामला है वो ऊपर नीचे ही चल रहा है। अभी कुछ हफ्तों के अंदर हमको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली ये यहाँ से जाकर आ रहे हैं इस रोड टू रेसलमेनिया में, और फिर रेसलमेनिया में क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज जो शो पर होती है वो था जेड कारगिल का एक इंटरव्यू, जहां पे कैथी कैली उनसे बात कर रही थी, तुम्हें कैसे पता चला नेओमी ने अटैक किया, तो बताती हैं कि सब कुछ तो अंधेरे में चला गया था, बस मैंने नेओमी को भागते हुए देखा। लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगेज ने यहाँ पे आके उनको इंटरप्ट कर दिया, तो वो जो इंटरव्यू वाला सेगमेंट है वो भी सही से चल नहीं पा रहा था, और बाकी अभी मैच सेटअप करने के लिए उन्होंने बस एक मूवमेंट से दिखाया था। बट अच्छा लगता है ऐसे कि हमेशा चीजें रिंग के अंदर से नहीं, कुछ ऐसे तुम बैक स्टेज पहले से फिल्म करके भी दिखा सकते हो, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू आजकल काफी अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज भी कर रही है। इसके बाद एक ऐसा मैच आता है ना जो कि वैसे तो देखो 25 सेकंड
का भी नहीं होता अगर स्मैकडाउन 3 घंटे की ना होती। बी फैब और शार्लेट फेयर के बीच में इतना जबरदस्ती का इसको घसीटा है इन्होंने, मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में। उसको उन्होंने घसीट पुसीट के कुछ भी कर दिया, एंड में अपने सबमिशन के साथ जो शार्लेट फेयर है वो मैच जीत जाती है। इसके बाद शुरू होती है तगड़ी वाली भसड़, जो कि टिफिनी स्ट्रैटन आती है। इतना ज्यादा एक दूसरे को मार रहे थे, मून सॉल्ट जिस तरीके से वो लगा रहे थे, इवन बाद में मिस टीवी के सेगमेंट के अंदर भी ये बीच में ही आके लड़ने भिड़ने लग गए, और वहां से भी उन्होंने ऊपर से जो कूद मारी टिफिनी स्ट्रैटन ने, थोड़ी थोड़ी जेफ हार्डी की याद दिला देगा, क्योंकि ऐसे मूवमेंट्स करने के लिए वही प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे। लेकिन टिफिनी स्ट्रैटन को अगर आप देखोगे तो शार्लेट फेयर तो पता नहीं कहीं है और टिफिनी स्ट्रैटन पता नहीं गिर कहां जाती है, बट फिर ऑब्वियसली इन सारी चीजों में घुस के इतना कौन देख रहा है। वो मूवमेंट बहुत बढ़िया लगा, तो ये हाइप तो देखो पूरा कर रहे हैं टिफिनी स्ट्रैटन और शार्लेट फेयर को। और आई थिंक इस मैच को जब हम बिल्ड के बाद रेसलमेनिया के अंदर देखेंगे भी तो एंटरटेन तो इससे होने वाला है, क्योंकि मैच में रेसलिंग क्वालिटी डेफिनेटली बहुत तगड़ी होगी यहाँ पे। इसके बाद शो पर ड्रू मैकिंटायर का एक बैक स्टेज से प्रोमो भी था, और जो ड्रू मैकिंटायर कह रहे थे कि इस रेसलमेनिया के अंदर कुछ मैं ऐसा बहुत बड़ा तो नहीं करने जा रहा, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। अब यहां से आई थिंक आज की स्मैकडाउन से क्लियर पता चल चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करने वाली है ड्रू मैकिंटायर के साथ। क्या बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर, कहते हैं कि मेरा फोकस जब दूसरे लोगों के ऊपर था, एक ऐसा बंदा था जिसने इन चीजों से सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया है, और वो बंदा है डेमियन प्रीस्ट। वो कहते हैं कि इसने मेरे को रेसलमेनिया में ऐसा कर दिया, मनी इन द बैंक में ऐसा कर दिया, रॉयल रंबल में ऐसा कर दिया, चेंबर में ऐसा कर दिया, अब तू इस बात का फायदा दोबारा से कभी भी नहीं उठा पाएगा डेमियन प्रीस्ट। ऐसा इन्होंने छोटा सा जो है बस प्रोमो फिल्म किया था, ताकि ये जो है थोड़ा हमको समझा सके कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट चीज इसके बाद ऑब्वियसली वही आ जाती है मिस टीवी का सेगमेंट, जो कि पहले से अनाउंस किया गया था। और मैं हमेशा बोलता हूं कि लप्पू कोडी रोड्स बहुत बार हमको दिखता है, आज जिस तरीके का एटीट्यूड था ना भाई कोडी रोड्स का, अगर बंदा ऐसे ही रहे तो भाई ये इतना डिफरेंट फील होगा, इसको देखने में इतना ज्यादा मजा आएगा। भाई हर बंदे का, तुम बेफेस हो हीरो फर्क नहीं पड़ता, तुम उस कैरेक्टर को दिखा कैसे रहे हो, लोगों को वो कितना एंटरटेन कर पा रहा है, क्या वो कैरेक्टर के अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि फैंस को हमेशा टीवी से चिपकाने पर मजबूर कर सकती है। तो वैसा आज को मुझे कोडी रोड्स के कैरेक्टर में लगा, क्योंकि मिस टीवी को इंट्रोड्यूस जब मतलब अपना शो कर रहे होते हैं, तो जब वो इंट्रोड्यूस भी करते हैं ना मिस, तो उन्होंने उल्टी सीधी बातें बोल के ऐसे तारीफ तो कुछ नहीं की, उन्होंने उल्टा सीधा ही सब कुछ बोला उनको। और कोडी रोड्स का वो जो मूवमेंट है जो क्राउड के साथ वो वाला क्रिएट करना चाह रहे थे, वो वाला वो जो साथ में सब चिल्लाते हैं, वो उनको क्रिएट नहीं करने दिया। इतना गुस्सा आया कोडी रोड्स को, कह रहा तुम्हारी ऐसे की तैसी, हम तो पहले आके तुम्हें बजाएंगे। उन्होंने सीधा क्रॉस रोड्स मार दिया उनको आके। और कोडी रोड्स के प्रोमो में आज अग्रेशन भी दिख रहा था, उनको कुछ नहीं बातें पिलानी, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, जॉन सीना की हिस्ट्री। सिंपल आके उन्होंने बोला कि अगर मुझे मैं एक बंदे से ही बात करना चाहता हूं और वो है जॉन सीना, नेक्स्ट जो शो है उसमें मिल लेते हैं जॉन सीना। तो ऐसा करके उन्होंने क्लियर कर दिया कि मंडे नाइट रॉ में तो ये कुछ ना कुछ आंधी तबाही तो लेके आने वाले हैं। और आपको ना सिर्फ जॉन सीना का हील टर्न के बाद उनका क्या होगा आगे, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि कोडी रोड्स भी कैसे जवाबी हमला करने वाले हैं जॉन सीना के ऊपर, क्योंकि हम तो उस एंगल के बारे में इतना सोच भी नहीं रहे, वो जॉन सीना के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान गया, क्योंकि कोडी रोड्स गुस्से में बहुत ज्यादा, और वो इतना इजीली अब छोड़ने नहीं वाला। और फिर रोड टू रेसलमेनिया के अंदर भाई पता ही है इस वाली फ्यूड के अंदर, इस वाले मैच के अंदर लोगों का कितना इंटरेस्ट है। तो आप बोल सकते हो अगली बार अब जब ये मंडे नाइट रॉ में सेम साथ में आने वाले हैं, तो भाई कुछ क्योटिक चीजें आप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेज से भी एक सेगमेंट दिखता है, डेमन प्रीस्ट और नाकामुरा दोनों ने अपनी भाषाओं के अंदर बात करी। उधर से एक जापानीज में बोल रहा है, यहाँ से स्पेनिश में बोल रहा है। निक ऑल्डिस कहता है समझ तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा मैच में बना दूंगा। मैच इनका यहाँ पे शुरू होता है, मुद्दा सिर्फ यही था कि ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे चुल करने वाले हैं। पहले ही वो हमको रिंग साइड से दिख गए थे, लेकिन सही मौका पाके उन्होंने यहाँ पे डेमन प्रीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक भी छोटा मोटा नहीं किया, वो एक अटैक होता है ना कि गुस्से में अपनी बंदा भड़ास निकाल रहा है, वैसा कुछ ड्रू मैकिंटायर का सीन। तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पे मारा, स्टील स्टेप से मारा। वापस जाते हैं, फिर आते हैं, और उसके बाद उन्होंने क्लेमोर भी लगाया। और वो जरा रिएक्शन जो चैंट्स लग रहे थे ड्रू मैकिंटायर के लिए, उसके लिए भी सुनना, वो बिल्कुल ओ ड्रू मैकिंटायर करके वो जो चल रहा था वो भी बहुत ज्यादा कूल था। क्लियर यहाँ से हो चुका है रेसलमेनिया के अंदर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमन प्रीस्ट का मैच होने वाला है। आज इन्होंने थोड़ा सा इंटेंस बनाने की कोशिश तो करी है मामला, लेकिन देखो बहुत ऑनेस्टली से बात करूंगा, ड्रू मैकिंटायर को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, अभी भी मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा इस चीज में। और जो ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा करूंगा कि लोगों का इस पे ध्यान जाए। अब देखते हैं जब रेसलमेनिया से पहले हम शो की बात कर रहे होंगे रॉ की स्मैकडाउन की, तो क्या इस मैच के लिए उतनी हाइप बन पाई है, क्योंकि मैच तो ये रहने वाला डेमन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर है। तो फिर अब ऐसा क्या कर देंगे, लेकिन इसी को स्टोरी टेलिंग कहते हैं। कुछ ना कुछ तो यहां से निकाल सकते हैं, बट मेरे को बहुत ज्यादा टफ टास्क लग रहा है इवन ड्रू मैकिंटायर जैसे बंदे के लिए भी। इसके बाद शो पर आते हैं नेक्स्ट रैंडी ऑर्टन। और भाई अगर रैंडी ऑर्टन के उस समय आप अंदर से वो देखते हैं ना सेरोटोनिन और जो डोपामिन है वो कितना रिलीज हो रहा है, जब उनकी एंट्रेंस हो रही थी वो भाई मीटर फाड़ के ऊपर कहीं निकल गया होगा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का एक ही सपना था कि मेरा गाना अच्छे से गा दो। यूएस क्राउड ने कभी वो किया नहीं, बाहर जब वो शोज करने शुरू किए वहां पे गाना उनका गाया गया।
और आज तो और ज्यादा बढ़िया तरीके से गाया, मतलब आज तो और अच्छे सिंक में एकदम चिल्ला चिल्ला के कहाँ पे डिप जाना है, कहाँ पे अपने एकदम से ऊपर वॉल्यूम लेके आनी, वो सब जो बार्सिलोना का क्राउड है वो कर रहा था और उस चीज को बहुत एंजॉय भी कर रहे थे रैंडी ऑर्टन। पर्सनली ये देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि यार रैंडी ऑर्टन बंदा बहुत खुश है। कल वीडियो में मैंने आपको बोला था ना कि ये जो है आपको ऐसे जुगाड़ उगाड़ करके वीपीएन से नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब ये तो हमारे इंडिया में भी 12:30 बजे स्मैकडाउन आ गई थी और वो मैंने देखी नहीं, क्योंकि अपने को है थोड़ी सी नींद प्यारी कि सुबह उठ के फिर वीडियो भी बना सके। और वैसे भी भाई 12:30 से उठ के 3 बजे तक तो कहाँ 3:30 बजे तक फिर देखते पूरा शो। इसके बाद कार्मेलो हेस के साथ उनका मैच था। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम स्प्रिंग बोर्ड आरकेओ पड़ा था, तो उन्होंने बोला था स्प्रिंग बोर्ड मूव यूज नहीं करूंगा, मैं ट्विटर पे मैं देख रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, उसको पावर स्लैम में उन्होंने बदला, स्पाइक डीडीटी लगाई, थोड़ी बहुत मुश्किलात आई उनको, लेकिन इवेंचुअली आरकेओ हिट कर दिया रैंडी ऑर्टन ने, मैच वो ये जीत गए। रैंडी ऑर्टन जैसा बंदा अगर तुमको मैच हराने के बाद भी हैंडशेक ऑफर कर रहा है तो उसको इज्जत से ले लेते हैं, वरना फिर कुछ और भी तुम्हारे साथ हो सकता है, और वही चीज फिर हो गई उनके साथ। एक और आरकेओ उनको जो है खाना पड़ गया। पंट किक की तैयारी हो चुकी थी भाई रैंडी ऑर्टन की, एकदम से आप देखना रैंडी ऑर्टन के एक्सप्रेशन कैसे चेंज हुआ, वो बंदा ऐसा नॉर्मल से एकदम से गुस्से में आ गया कि भाई अब तो इसको मैं फोड़ूंगा। केविन ओवेंस आ गया, उसने कार्मेलो हेस को बचा लिया पंट के खाने से। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो बचाया क्यों, ये सिर्फ जो है आप बोल सकते पोक करने के लिए, उंगली करने के लिए ही था रैंडी ऑर्टन के अंदर। इसके बाद रैंडी ऑर्टन पीछे तो भागते हैं, लेकिन रैंडी जो केविन ओवेंस है वहां से फरार हो जाते हैं। तो देखो ये तो अपना पूरा काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब पंट किक को इतना WWE हाइप कर रही है, तो आई थिंक जब ये हिट होगी रैंडी ऑर्टन की तरफ से तो वो आई थिंक हमारे लिए फिर एक मेमोरेबल मोमेंट जरूर बनने वाला है। इसके बाद शो पर हमको गुंथर भी दिखते हैं, और गुंथर ने एंटी बार्सिलोना की तरफ बिल्कुल ट्रीट कर रहे थे, हाला मैड्रिड वो बोलते हैं। आज कुछ अलग ही था। एक्सियम आते हैं यहाँ पे NXT से, मुझे पता नहीं कि क्या इनका यूरोप से कुछ बैकग्राउंड है, क्योंकि इस बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। मैच ये किया, ये भी जरूरत से ज्यादा घसीटा गया, लेकिन डेफिनेटली मैच तो बढ़िया था। एंड में पावर बम, क्लोज लाइन पावर बम ये सब लगा लोगों के, गुंथर ये वाला जो मैच है वो जीत जाते, और हमेशा की तरह जे ओसो की बेइज्जती करने से वो आज भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चुके। आज शो पर एक टाइटल चेंज भी हो चुका है भाई। स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस DIY के मैच के अंदर स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो है नए टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। मेरे को तो देखो नहीं हो पाता इस चीज में इन्वेस्ट, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैच देखो बढ़िया था, लेकिन वो मैच बढ़िया होने से अगर उसमें स्टोरी लाइन भी तुमने उतनी ज्यादा अंदर घुसेड़ के नहीं करी तो देखो मेरे को उसका कुछ लगेगा नहीं। ठीक है, अच्छा है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए वो चैंपियंस बन चुके हैं, बट मुझे नहीं पता कि इस चीज में WWE और ऐसा और क्या करने वाली है कि मेरे को उसमें देखने में मजा आए, क्योंकि मैं इस स्टोरी लाइन के अंदर ज्यादा घुस नहीं पा रहा। चाहे MCMGs बन जाए, चाहे DIY बन जाए, चाहे स्ट्रीट प्रॉफिट्स बन जाए, क्या प्रिटी डेडली बन जाए, अब मेरा देखो इसमें कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। बट ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपको है तो आप मुझे बता जरूर सकते हो कि ऐसा क्या है इसमें जो कि मैं इंटरेस्ट ले सकूं। शो पर पॉल हेमन भी थे, और भाई पॉल हेमन आते ही सिंपली पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि पॉल हेमन ने बोला क्या, और उसके बाद ये बताऊंगा कैसे पप्पू काटना था हमारा। पॉल हेमन आते हैं, कहते हैं दो ही चीजों को मैं हाइप करना चाहूंगा। पहला है कि ये रोमन रेंस का डे है, क्योंकि ऑफिशियली 2K25 जो गेम है वो लॉन्च हो चुका है। और दूसरी चीज जिसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि रोमन रेंस डे क्यों है, रोमन रेंस टॉप पर क्यों है, और उसमें से एक बंदा है जिसको स्टिल CM पंक अपना दोस्त मानते हैं, और वो नेम ड्रॉप करते हैं CM पंक नहीं, बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक करके उन्होंने बोला है। तो भाई यहां से देख लो, भले ही रोमन रेंस के साथ वो हैं, लेकिन CM पंक के साथ जो उनकी करीबियां हैं वो आप समझ लो आपकी इस रोमन रेंस और ये CM पंक और सेथ रॉलिंस के झमेले में क्या कर सकती हैं। CM पंक के वहां पर चैंट लग रहे थे, तो उसका भी जवाब देते हैं पॉल हेमन, कहते हैं कि नहीं नहीं आज नहीं, ये रोमन रेंस डे है। सेथ रॉलिंस के बारे में वो बकवास से करते, तो लोग उनका वो जो गाना है सेथ रॉलिंस का उसको गाने लगते हैं, तो वो कहते हैं यार आई हेट दिस म्यूजिक, क्या बोला था कि आई फ्रिकिंग हेट दिस म्यूजिक, ऐसा करके वो बोलते हैं कि उन्हें जो गाना है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि देखो किसी को प्रॉब्लम है ना रोमन रेंस से, तो उसको फेस टू फेस जाके अगले हफ्ते तुम बोल सकते हो, क्योंकि आज रोमन रेंस शो पे आने नहीं वाला था। क्राउड ने इस चीज पर बू किया, तो पॉल हेमन कहता है भाई क्या बू कर रहे हो, पता नहीं है तुमको, ऐसे फ्लाइट वगैरह ये से ऐसे टिकट विकेट लेके तुम जा सकते हो, तो आ जाना तुम्हें देखना हो। एंड दैट इज नॉट जस्ट अ प्रेडिक्शन, दैट्स अ स्पॉइलर, क्या पॉल हेमन बोल देते हैं। और ये जो सब इन्होंने बोला ना, ये सब इसीलिए था क्योंकि इनको लगा अरे वही ना 3 घंटा है, तो 3 घंटे में सब किसको क्या दे, चलो एक पॉल हेमन को भी डाल देते, थोड़ी कहीं ना कहीं रोमन रेंस CM पंक सेथ रॉलिंस इस बड़ी फ्यूड के बारे में बात तो हो जाए। बाकी फिर आपको पता है रोमन रेंस तो है ईद का चांद, वो तो बस कभी कभी निकल के आते हैं। तो स्मैकडाउन को देखो मैं 3 स्टार ही रेट करूंगा। क्राउड के इतने अच्छे होने के बावजूद भी भाई मैं इसको 3 स्टार मेरे को देना पड़ रहा है, मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि ये रोड टू रेसलमेनिया के अंदर आप ऐसे स्मैकडाउन के शोज नहीं डाल सकते जो कि फिलर शोज की तरह दिखे, जब तक आपके टॉप स्टार्स उस स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, जो कि जिसमें सबसे ज्यादा जो फैंस हैं उसमें इंटरेस्ट लेता है। कोडी रोड्स भी बंदा भाई आके क्या ही कर देगा जब सामने से तुम्हारे पास जॉन सीना नहीं है। बट हाँ, जॉन सीना के बारे में भाई जैसे मैं आपको बता रहा था, तो 2 चीजें आई हैं। सबसे पहले तो एक उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो के अंदर ये फोटो ही है, वैसे तो वीडियो ही है वैसे तो, लेकिन फोटो ही स्क्रीनशॉट से काफी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे जो जॉन सीना का वो गंजापन है, वो जो एक स्पॉट था वो नजर नहीं आ रहा, तो लोग कह रहे ये ऐसा क्या कर दिया भाई जॉन सीना ने, विग पहन ली या ट्रांसप्लांट कर दिया।
तो आई थिंक जितना मुझे पता है भाई वो एक फाइबर होता है, वैसे सिर में छिड़क देते हैं ना तो उसके बाद वो भर जाता है एरिया। अगर बंदे के थोड़े बहुत बाल हैं वहाँ पे तो वैसे जॉन सीना का सीन है, तो लोग इसको पता नहीं क्यों मुद्दा बना रहे हैं। बट मेन मुद्दा जो है वो एक WWE की बड़ी अनाउंसमेंट, और यहाँ से आप जो अपनी दिली ख्वाहिशें हैं, जो अपने अरमान हैं, उसको जगा सकते हो, उसको एकदम शीर्ष पर लेके जा सकते हो। और वो क्या है? बैकलैश इस बार का जो WWE का शो होने वाला है वो होगा तो यूएसए से, वो बाहर नहीं जा रहा, लेकिन ये होने वाला है सेंट लुइस से। और भाई इस वाले शो के लिए कौन कौन एडवर्टाइज है? जॉन सीना होने वाले हैं शो पर, रैंडी ऑर्टन भी शो पर होंगे, और यहाँ पे वो नाम कोडी रोड्स का भी है, बाकी तो सेथ रॉलिंस जो से सारे नाम भी है। लेकिन अब यहाँ से रैंडी ऑर्टन का होम टाउन है सेंट लुइस, और रेसलमेनिया में क्या होगा जो कि शायद हमको क्या पता 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना दिख जाए। तो क्या वो जो बड़े मैच की बात होती है रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना इनका चैंपियनशिप के लिए, क्या उसका एक राउंड खेला जा सकता है बैकलैश वाले शो में, कंसिडरिंग कि ये रैंडी ऑर्टन का होम टाउन है? हाँ, इससे ये मत समझना कि मैंने बोला ना राउंड 1, क्या पता WWE सीक्वेंस में भी मैचेस करते रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के। तो ये यहाँ से फिर लोग बोल रहे भाई WWE के पास इससे अच्छा और कोई मौका, कोई जगह है नहीं कि वो रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच करें बैकलैश के अंदर, जो कि रैंडी ऑर्टन के होम टाउन से होगा। मैं तो ऑल इन हूँ भाई इस मैच के, और मेरे को तो देखो एक्साइट करता है इनका मैच, इनकी फ्यूड। और हाँ, ये नहीं चाहूंगा कि मैं इनका पहला और आखिरी मैच है फिर इस फेयरवेल टूर के अंदर तुमको और भी कुछ करना पड़ेगा, वरना फिर मैं बोलूंगा कि नहीं भाई अगर ऐसा है तो बात के लिए बचा के रखो, क्योंकि वरना फिर ऐसा लग रहा है कि बीच में हो जाएगा, और बीच में होने की वजह से अगर लास्ट में होता तो शायद और ज्यादा बढ़िया निकल के आता। तो हमको तो बेस्ट जो है क्रीम चाहिए। बाकी बताओ फिर स्मैकडाउन के बारे में आप क्या बोलोगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।